स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी में फिर से। मैं आपका दोस्त चेतन पढ़ा रहा था आपको इतिहास। हमने आपको पढ़ा दिया हर्षवर्धन साम्राज्य। क्या पढ़ा दिया आपको हमने? हर्षवर्धन साम्राज्य। हर्षवर्धन साम्राज्य के बाद मतलब जैसे मैंने आपको बताया गुप्तकालीन साम्राज्य पढ़ा। उसके बाद भारत की शक्तियां विभाजित हो गई, विखंडित होने लगी, विखंडित होने लगी। और इस टाइम पीरियड में केवल हर्षवर्धन ही एक ऐसा शासक था जो शक्ति को प्रमुख केंद्र बना। मतलब हर्षवर्धन के अलावा कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसके समक्ष संपूर्ण राजनीति केंद्र घूमे। ठीक है, और हर्षवर्धन का साम्राज्य हुआ समाप्त। हर्षवर्धन के साम्राज्य हुआ समाप्त। अब दो चीजें अपन के पास, दो सिस्टमेटिक चलेंगे। एक हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है, एक नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ भारत का, उत्तर भारत का इतिहास। अभी एक साइड के लिए हम दक्षिण भारत के इतिहास को छोड़ देते हैं। हम उसमें त्रिकोणीय संघर्ष, संगम काल, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, इनको इस साइड रखते हैं। अभी हम केवल और केवल उत्तर भारत की पर फोकस करेंगे। ठीक है, इन सबको हम अलग से पढ़ा देंगे, आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आपका। तो स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी। अब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड खत्म, तो राजनीतिक सत्ता का केंद्र फिर से विकसित हो गए, विखंडित हो गए। अब होता क्या है कि भारत पे भी अब ये टाइम ऐसा था कि अराउंड कौन सा टाइम था कि इस्लाम का उदय भी हो चुका था। इस्लाम का उदय भी हो गया। अब इस्लाम का उदय हो गया, पैगंबर साहब हो गए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना हर्षवर्धन के टाइम के इर्द गिर्द यहाँ भारत में तो हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा है। उधर सऊदी मिडिल ईस्ट में, मिडिल एशिया में इस्लाम का उदय हो गया, पैगंबर। ठीक है, अब इस्लाम का उदय हो गया, इस्लाम में संघर्ष चले। क्या चले? संघर्ष। अब भारत पर इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम का विस्तार होने लगा। उधर नॉर्थ एशिया पर कब्जा करने लगे। मतलब कहने का टाइम था कि इस्लाम का विस्तार होने लगा धीरे धीरे। अब ये भारत भी आए। जैसे कि मैं आपको नक्शा बताऊं, भारत के इधर गुजरात हो गया। अब इधर अपन का मिडिल ईस्ट, यहाँ से ये क्या गुजरात, अफगानिस्तान। तो धीरे धीरे भारत पर आक्रमण होने लगे, बाहर से आक्रमण होने लगे। अब आक्रमण होने लगे तो यहाँ पर तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान संपूर्ण भारत का हिस्सा थे। तो भारत पर अफगानिस्तान के पास सिंध पर शासक था किसका? दाहिर का। दाहिर इस पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। किसने? मीर कासिम। किसने किया आक्रमण? मीर कासिम, जिसमें सिंध का शासक ना दाहिर हाथी पर बैठा था। तो
अकस्मात उसके मतलब शुरू में तो दाहिर का पलड़ा भारी था, युद्ध हो रहा था तो दाहिर जीत रहा था। बाई डिफॉल्ट दाहिर के हाथी पे बैठा बैठा था, तो उसके लग गए तीर। तीर लग गए, जिस कारण दाहिर की मृत्यु हो गई। अब दाहिर की मृत्यु हो गई तो सिंध पर कब्जा हो गया इस्लाम का। तो सिंध पर कब्जा हो गया और भारत में इस्लाम बढ़ने, ठीक है। अब ज्यादा केवल सिंध तक ही था। अब सिंध से आगे आने का इसके पास सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि आगे के राजा ने शक्तिशाली थे। पंजाब हुए इधर को, लाहौर, तो यहाँ के शक्तिशाली रह सकते। अब 712 से पहले भी भारत पर आक्रमण हुआ था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। बताता हूँ। इसमें मिटा दो। तो इससे आपने क्या इसको मिटाते। तो मैंने आपको बताया दाहिर का आक्रमण हुआ, दाहिर पर मीर कासिम का आक्रमण हुआ, जिससे पर भारत पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, केवल सिंध पर कुछ समय के लिए इस्लाम का शासन थे। अब आगे क्या होता है कि लगभग 900, लगभग है, लगभग 932 ईस्वी में अफू ली जितेन सन ने अफगानिस्तान में ने गजनी में, अफगानिस्तान के कौन से गजनी, अपने वंश की नीम डाल, ठीक। अब इसने तो नीम डाल दी। इसी वंश का एक शासक हुआ था जिसे हम जानते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन हुआ? महमूद गजनवी। महमूद महमूद गजनवी जो 27 वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में 998 में गजनी का स्थान। ये वो ही महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया और लूट कर को अपने देश ले। ये वो ही गजनवी, ठीक है। इसने भारत के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को लूट। ये सब कितने वर्ष की उम्र में बने? 27 वर्ष की उम्र में 1998 में इसने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। और भारत से अथाह संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि को लूटकर अपने देश ले। मतलब आप देखिए कि भारत के पास उस टाइम कितनी समृद्धि थी कि 17 बार आक्रमण करना पड़ा। कितनी बार? 17 बार आक्रमण करना पड़ा। और ऐसा बताया जाता है कि जब इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहां से इतनी धन संपदा प्राप्त हुई कि 1000 ऊंट को सोने से लादने के बाद भी वे संपूर्ण सोना को एक बार में ले जाने में असमर्थ रहा। मतलब समझो कि सोमनाथ को इसने
केवल सोमनाथ मंदिर के बता रहे 1000 ईंट और 500 घोड़े। इतनी धन संपदा को केवल और केवल सोमनाथ मंदिर से प्राप्त कर गए किया किसने, गजनी। और फिर भी वह संपूर्ण सोने को नहीं ले पा जा पाया। समझ रहे हो, तो कितना समृद्ध। एक तो ये कि उसने लूटा, लूटने के साथ यार उसने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया, मतलब तोड़ दी मूर्ति, उन सबको तो किया, एक तरह से खंडित कर दिया। खंडित तो एक तो होता है लूट के ले गया, कोई दिक्कत नहीं, भिखमंगे थे तो लूट। और उसके साथ यार मंदिर को तहस नहस कर, ये सब किया। चलो कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार, 17 बार आक्रमण के सोमनाथ मंदिर पे 1000 प्लस इतनी घोड़े के बराबर धन संपदा ले गए। और हाँ, दो पॉइंट याद रखना कि भारत पर पहला आक्रमण कब किया इसने और आखिरी कब किया। ठीक है, तो पहला आक्रमण कब हुआ, 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में जब वह शासक बन गया, उसके 2 साल बाद ही आक्रमण कर दिया। और पेशावर की आसपास के क्षेत्रों को पर अधिकार कर लिया और अपने पास देश लो। ठीक है, अब इसके बाद 1001 में आक्रमण किया, 1008 में आक्रमण किया, तो 1001 1008 में आक्रमण किया, 1008 में आक्रमण किया। और एक उसके बाद क्या था, 1017, 1025, ये जो इनके महत्वपूर्ण आ, वो आक्रमण तो किए। और इसका आखिरी आक्रमण किया था 1027 में। ठीक है, 1000 में तो इसने पेशावर पर आधिपत्य कर लिया। 1001 में क्या किया, 1001 में जयपाल से युद्ध हुआ, जयपाल और जयपाल की इसने हार। 1008 ईस्वी में नगरकोट नगरकोट के विरुद्ध आक्रमण किया, नगरकोट जगह पर आक्रमण कर दिया। 1017 पर आक्रमण किया मथुरा पर आक्रमण किया। और 1025 में किया सोमनाथ पर। मैंने बताया ना आपको कितना सोना ले गया, अब लेके जा रहा था तो बीच में भारत कहाँ है, सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है ना, तो वहां से लेके जा रहा था। अब रास्ते में मिल गए नहीं जा, कौन मिल गया, जा, बस इतने साल धन संपदा लेके जा रहा है, तो सोची कि इन पर आक्रमण कर। तो जाटों ने अपनी एक टोली बनाई और इन पर आक्रमण कर दिया। और ऐसा बताया जाता है कि आधी धन संपदा को जाटों ने लूट लिया और इनके सैनिकों को क्षतिग्रस्त किया, वो अलग से। तो सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहे थे, तो रास्ते में जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब ऐसा बताया जाता है कि ये अपनी जान बचा कर वो भागा। भाई लूटा तो लूटा, ये अपनी जान बचा कर भागा। अब जान बचा कर और भागा, तो इसमें थी बदले की भावना, मेरे पर आक्रमण कर दिया, 16 बार आक्रमण करा है, आज तक किसी ने नहीं किया, ये कहां से आ गए, अंदर ही अंदर प्रतिरोध की ज्वाला प्रतिरोध की ज्वाला धड़क रही थी। और उसके 2 साल बाद 1027 में, 1025 में से सोमनाथ पर आक्रमण किया, 1027 में फिर जाटों के विरुद्ध अभियान शुरू किया। क्या किया, 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया, कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में निर्णय रहा,
मतलब ना तो कोई जीता ना हारा, और युद्ध से परेशान होकर अंत में महमूद गजनवी भारत छोड़ के भाग गए। और ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद भारत वे कभी नहीं आए। भारत कभी नहीं आया। 1027 में युद्ध हुआ था किनके बीच, जाटो और महमूद गजनवी के बीच। इसके 3 साल बाद 1030 में महमूद गजनवी की हो गई मृत्यु। गजनवी की हो गई मृत्यु। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? गजनी का। गजनी का है? अफगानिस्तान का है? अफगानिस्तान। कब शासक बना? 998 ईस्वी में। कितने वर्ष का? 27 वर्ष के था। भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में किया। किस जगह किया था? पेशावर के और पास के क्षेत्र से उन पर आधिपत्य कर लिए। 1001 में जयपाल के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें जयपाल की मृत्यु हो गई। 1008 में नवकोट पर आक्रमण किया। 1017 मथुरा पर आक्रमण। 1025 ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया जहाँ से इन्हें अथाह संपत्ति मिली, प्लस इन्हें मंदिर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक है। तो 1025 में आक्रमण कर गए। अब इसके अब जाते समय रास्ते में मिले जाटों से इनका संघर्ष हुआ, और जाटों ने इनकी जो धन लूट के ले जा रहे थे उसमें से आधा, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जाटों ने इसे इनसे से छीन लिया। महमूद गजनवी से छीन लिया। अब महमूद गजनवी हुआ प्रतिरोध की ज्वाला में जल रहा था कि मेरे पर आक्रमण कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। इसी ज्वाला के या बदले की भावना से 1027 में पुनः आक्रमण करता है, और युद्ध रहता है निर्णय, ना कोई जीतता ना हारता। और परेशान होकर युद्ध के तहत ने अपने देश वापस लौट जाता है, और फिर दोबारा भारत पर कभी नहीं आता। और 1030 में इसकी हो जाती है मृत्यु। तो ये हो गया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो इसके बाद इसको मिटा देता। अब इसके बाद आता है महमूद। महमूद गजनवी को मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया? अब मोहम्मद गौरी, पता है गौरी नाम क्यों बना? क्योंकि महमूद गजनवी के बारे में पता है, गजनी का एक छोटा सा राज्य था गौर। कौन सा था? गौर। गौर पर शासन करने वाली कहलाए गौरी। और मोहम्मद गौरी 1000 सॉरी 1173 ईस्वी में शासक है गौर का। शासन बनने के बाद 2 साल बाद 1175 में ईस्वी में भारत पर आक्रमण। आपको एक डाउट होता होगा कि बस शासन बनने के बाद एक 998 में गौरी बना, 2 साल बाद 1000 में आक्रमण कर दिया। 1173 में मोहम्मद गौरी बना, 2 साल बाद इसने आक्रमण कर दिया। फिर आक्रमण भारत पर ही क्यों करते थे? सिंपल सा आंसर। भाई आक्रमण उसी जगह पे किया जाएगा जहाँ धन हो, संपदा हो, समृद्धि हो, खाने पीने का संपूर्ण साधन हो, उसी जगह पर तो आक्रमण किया जाएगा। तो आक्रमण करने का हिस्सा आएगा। तो अफगानिस्तान भूखे नंगों का देश, हालांकि भारत का हिस्सा था, ऐसा नहीं भारत का हिस्सा नहीं। हाँ आपको पता है क्या? कुछ नहीं, पहाड़ी पहाड़ बसा हुआ। क्या था वहाँ? कुछ नहीं। तो भारत
खाने पीने, धन के लिए, सोना के लिए भारत पर आक्रमण करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा। 1033 में भारत पर आक्रमण किया, दूसरा 1033 में शासकों ने, और 2 साल बाद 1133 में शासकों ने, और 2 साल बाद 1175 में आक्रमण कर दिया। कहाँ किया? मुल्तान पर। मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। ठीक। अब इसके बाद 1000, वो 1178 ईस्वी में गुजरात, पाटन पर आक्रमण किया। गुजरात पाटन पर आक्रमण। उस समय था इसका शासक भीमदत्त, और भीमदत्त ने मोहम्मद गुरु इतनी भयंकर मार लगाई, इतनी भयंकर मार लगाई कि 20 साल तक भारत, सॉरी हाँ, 10 साल तक भारत पर आक्रमण करने की सोची भी नहीं। इतनी भयंकर मार लगाई कि, और मतलब भारत पर जब करने की सोची, गुजरात पर तो इसने सोची ही नहीं कि सोचियो, भयंकर मार, जितनी भयंकर लगाई जाए उतनी भयंकर लगाई, और उन्हें गुजरात पर तो आक्रमण करने की सोची भी नहीं थी। अब आपको पता है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है पहला आक्रमण कहाँ और कब किया मोहम्मद गौरी ने? 1175 मुल्तान पर। दूसरा क्वेश्चन, गुजरात पाटन पर आक्रमण कब किया? 1178 में। उस समय गुजरात के शासक कौन था? भीम दुत्ते। भीम दुत्ते। 5 युद्ध हैं, उनके बारे में आपको पढ़। अब आपको फेमस नहीं है। 1191 तराइन का फर्स्ट हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम, जिसमें आपको केवल फैक्ट्स पूछे जाएंगे, हाउ और वाई पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन सा असर था, किन किन के मध्य हुआ, कौन जीता, बस ये नहीं पूछेगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव। सिविल एग्जाम में, सीडीएस में, सीडीएस भी ऑप्शन टाइप होता है, पर उसमें पूछ लेता है कि मुल्तान पर आक्रमण करने का मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या था। ए ये था, बी था, सी था। तो आप कर रहे हैं वनडे एग्जाम की तैयारी, एसएससी की, तो उसमें पूछ लेगा कि मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब और कहाँ किया। ये नहीं पूछेगा कि क्यों किया, ये नहीं पूछेगा क्यों किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1191 में तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था। तराइन का फर्स्ट वॉर किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे अजमेर के साथ, अजमेर के शासक थे। और उस टाइम पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, जिसमें उसने मोहम्मद गौरी को भयंकर, मतलब यहाँ पे इस भयंकर पराजित हुआ। या ऊपर से नीचे तक समझ जाओ कि क्या क्या हाल किया। फर्क इतना था इसका कि राजपूत निहत्थे पर कभी भी हमला नहीं करते। इस कारण इन्होंने छोड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अधमरा, जैसे तैसे अपने देश से प्रतिशोध की दुआ ज्वाला सीने में दधक रही। सेना को एकत्रित किया। 1 साल के बाद 1192 में, जिसे हम कहते हैं तराइन को, अपनी सेना लेके आ गए तराइन पर। दूसरा बात ये हुआ कि युद्ध को इसको भी नहीं हारते, पर हुआ क्या, जयचंद धोखा दे गया, मोहम्मद गौरी से मिल गया, जिस वजह से दूसरे युद्ध में
मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अब ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि 7 बार युद्ध हुआ, 12 बार, 17 बार, 21 बार, ऐसे इतिहास में अलग अलग जगह वर्णन है। पर फेमस दो युद्ध थे, 1191 जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुआ, 1192 जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। जिसमें विजय का प्रमुख कारण था विजय का प्रमुख कारण था जयचंद्र का मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाना। क्या कारण था? मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाना प्रमुख कारण, जिससे तो द्वितीय युद्ध हुआ। अब 1194 कब? 1194 जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हम कहते हैं चंदावर का, क्या कहते हैं जिसे? चंदावर का युद्ध। क्या कहते हैं? चंदावर का युद्ध कहते हैं। भाई हो क्या होगा? टिट फॉर टैट होगा। क्या होगा? टिट फॉर टैट। आपको पता है कि यहाँ पर 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी के साथ कितनी जयचंद, 1194 में क्या हुआ? 1194 में मतभेदों के कारण मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अब जाते जाते भारत की सत्ता को वह अपने एक गुलाम को दे गया, और 1205 में अपने गुलाम को दे गए, जिसका नाम था मोहम्मद या कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1205 में। ये तो अपने वहां चला गया। एक बार कि पराजित हुआ। अब ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को या तो ये अपने देश ले गए, जहां पर मोहम्मद गौरी, भाई पृथ्वीराज चौहान को शब्द भी बाहर आता था। तो एक दिन मोहम्मद गौरी अपनी सभा लगा रखी थी मैदान में, और ये चंद्रवरदाई को अपने साथ ले गए। कौन कौन ले गए? पृथ्वीराज चौहान ले गए। पृथ्वीराज चौहान को अब पृथ्वीराज चौहान को ले गया, और 1100 भाई पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई को ले गया। अब सभा चल रही थी। अब सभा चल रही है, आपने पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज मूवी देखी, उसमें बताया जाता है कि सभा में वो तीर चलाता है और क्या कहता है, शब्द वेदी बांट जाता था, जानता था। तो चंद्रवरदाई दोहे के माध्यम से बताता है। क्या? कौन सा दोहा था? कि 66 अंगुल अश्वत्थामा ताऊ पर सुल्तान मत चुके जवान। इस दोहे के माध्यम से ये बताता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतभेद है इस पे। तो 1205 में गुलाम मंच की स्थापना हो जाती है, जिसके बारे में आपको कल बताऊं। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।